प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में मैं आपका स्वागत करता हूं। एसपी कॉलेज में मैं अरविंद सिंह चौहान, हिंदी साहित्य का व्याख्याता। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर जो हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है और उसका नाम है हिंदी कथा साहित्य, उसके बारे में जानकारी लेंगे। पढ़ाने से पहले मैं आपको पुरानी कक्षाओं से तारतम्य स्थापित करने के लिए समझा देता हूं कि हमने देखा था हमारा पूरा पाठ्यक्रम कुल मिलाकर 5 इकाइयों में है। ये 5 इकाइयां अलग अलग पुस्तकों पर अलग अलग विषय से जुड़ी हुई है। उसके उपरांत हमने ये देखा कि मेन एग्जाम में कौन सी यूनिट में से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। निष्कर्ष में आपको बता दूं कि आपका पेपर 100 नंबर का था। 5 यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूनिट फर्स्ट का हमने जो हिसाब किताब निकाला था, भाग ब और भाग स, तो हमारी पहले यूनिट लगभग 40 नंबर के आसपास मेन एग्जाम में पूछी जाती है। इसी कारण और नियमित के तहत हमने पहले यूनिट प्रारंभ की थी। पहले यूनिट में हमने उपन्यास के तत्व देखे थे, क्योंकि पहले यूनिट गबन उपन्यास पर आधारित है, इसके लिए उपन्यास के तत्वों को समझना जरूरी था। फिर हमने इस उपन्यास को जिन्होंने लिखा, मुंशी प्रेमचंद ने, उनका परिचय, उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, उसके बारे में जानकारी ली थी। फिर हमने ये देखा था कि हमारा जो गबन उपन्यास है वो कुल 52 अंकों में है, 232 पेज के आसपास का है। हमने उसके बारे में जानकारी ली थी। कुल 52 अंक, 232 पेज, पृष्ठ के आसपास 1931 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है गबन, उसके बारे में जानकारी ली। फिर हमने पहला एपिसोड पढ़ा था इसका। कुल 52 अंक है, 52 में से हमने पहला पढ़ने की कोशिश की। अब हम उसी पहले अंक को बढ़ाकर सेकंड अंक पे पहुंचे, लेकिन उससे पहले हम जो ये पहला एपिसोड है उसका कुछ रिवीजन कर लेंगे, जिससे हमें दूसरे एपिसोड और पहले एपिसोड की कहानी को एकत्रित करने में, समझने में आसानी होगी। जब हमने पात्रों का परिचय लिया था तो हमने देखा था कि इसमें 2-3 फैमिलियों का चित्रण है। दीनदयाल, मानकी, जाफर, दयानाथ, धर्मानाथ वाली फैमिली या देवी जग्गो वाली फैमिली। अब हम जब पहले एपिसोड की बात करते हैं तो हमने देखा कि दीनदयाल जी प्रयाग में एक जमींदार के यहाँ पर मुंशी का काम करते हैं, अर्थात मुक्ता का। यहां पर काम करते हुए वे बेईमानी करते हैं, और इसी बेईमानी के कारण, इसी गरीबों पर अत्याचार या शोषण के कारण, जहां तक हमें समझ है कि इसी के कारण उनकी पारिवारिक समस्या बढ़ गई। मानकी जो इनकी पत्नी है, उनके प्रारंभिक अवस्था यानी जन्म लेते ही 3 लड़के जो होते हैं वो तीनों अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। काफी मन्नतें करने के उपरांत उनकी पत्नी को एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, अर्थात एक लड़की होती है जिसका नाम रखा जाता है जालफा। चूंकि इस पूरे परिवार में जालफा ही इकलौती संतान है, इकलौती लड़की, इसके लिए लाड ज्यादा किए गए। बचपन से प्रेम अथाह मिला, गहरा प्यार मिला, परिवार ने लाडकोड़ की है, लाडली बन गई, तो थोड़ी सी बिगड़ना पे लाज जिद्दी हो गई। सहेलियों से गिरी हुए रहते थे, नौकर चाकर आसपास घुमा करते थे, किसी भी सुख साधन की कोई भी कमी दीनदयाल और मानकी ने नहीं छोड़ी थी। जालफा का कैरेक्टर एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, और इसको हम ये समझ सकते हैं कि परीक्षा में जालफा के बारे में 15 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
जालसा का चरित्र चित्रण करें, तो उसमें उपन्यास के पहले एपिसोड से लेकर 52वें एपिसोड तक की संपूर्ण कहानी को हमें लिपिबद्ध करते हुए बताना है। जालसा के बारे में हमने देख लिया कि इकलौती है, परिवार में बहुत सुख शांति है, धन दौलत है, ऐसो आराम है, भोग विलास है, नौकर चाकर है, सहेलियों से गिरी रहती है और माँ के कुछ संस्कार भी इसके ऊपर पड़े हैं। दीनदयाल जी थोड़े से बेईमान किस्म के हैं। मानकी अपनी बेटी से बहुत प्रेम रखा करती है। दीनदयाल और मानकी दोनों मिलकर जालसा का पूरा ध्यान में रखते हैं। अब पहले एपिसोड के बाद जब कहानी आगे बढ़ती है तो हम सेकंड एपिसोड में प्रवेश करते हैं, वहां की कहानी लेते हैं। गबन बहुत बड़ा है, इसके लिए जब भी हम पढ़ेंगे तो कहानी का रिविजन करते हुए पढ़ेंगे। मानकी के संस्कारों का प्रभाव, चूंकि मानकी दीनदयाल की पत्नी है और जालसा की माँ है, तो एक माँ द्वारा बेटी को जो संस्कार दिए गए, जो बेटी ने माँ से सीखा, देखा, समझा, वो चीजें जालसा ने ग्रहण की। जालसा ने जब देखा कि उसकी माता आभूषण प्रेमी है, तो वो भी आभूषणों के प्रति थोड़ा लगाव रखती है। जालसा मानकी की तरह आभूषण प्रेमी बन जाती है, लेकिन अभी आयु कम है उसकी, बहुत छोटी है। आप ये कह सकते हैं कि 7-8 वर्ष की आयु पार कर चुकी है। और हमारे उत्तर भारत की विशेषता है कि उत्सव बहुत ढंग से मनाए जाते हैं, धूमधाम से। सावन का महीना था, सावन के महीने में हर तरफ झूले लगाए जाते हैं, बाग बगीचों में, खेत खलिहानों में, घर के आंगन में। जालसा अपनी सहेलियों के साथ, जिनके नाम है राधा, बसंती, सहजादी, ये सहेलियों के नाम आपको याद रखना। जालसा अपनी सहेलियों के साथ अपनी मां से पूछ के गई होगी, मानकी से, बाग बगीचे में झूले झूलने का कार्यक्रम कर रहे थे। झूले झूल रहे थे बच्चे सब मिलकर। इसी खेल खेल में वहां पर एक व्यक्ति सामान बेचने आता है, उसका नाम हम रखेंगे विसाती। जिस प्रकार सोना जो बेचता है उसे सुनार कहते हैं, उसी तरह जो हल्के फुल्के सामान बेचने के कार्य करते हैं उसे विसाती कहते हैं। ये विसाती गांव में सामान बेचने आया था, नकली गहने, सोना नहीं, नकली गहने। कुछ आभूषण ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही सस्ते होते हैं क्योंकि वो नकली होते हैं, और छोटे छोटे बच्चों में, लड़कियों में ये क्रेज होता है उनको पहनने का। जब विसाती वहां पर नकली गहने बेचने आया तो उसने उन लड़कियों को झूले खाते देखा, उनके पास गया, लेकिन उस समय उन बच्चों के पास, उन लड़कियों के पास पैसे नहीं थे। इसके लिए वो लड़कियां उस विसाती को अपने घर ले जाती है। वहां पर जालसा द्वारा एक नकली चंद्रहार पसंद किया जाता है, 1-2 रुपए का होगा उस समय, 1931 का लिखा है, इसके लिए पैसों की वैल्यू उस समय की मानी जाएगी। जब जालसा उसे अपने घर लेके गई तो उसे नकली चंद्रहार देखा। हालांकि माता मानकी ने, जालसा की जो माता है मानकी, उसने कुछ मनाही की कि नहीं, ये नकली गहने क्यों पैसे दिखाने, नहीं लेने मेरा। लेकिन फिर भी जालसा द्वारा जिद की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लाड़की है, इसके लिए जिद्दी बन चुकी है। जालसा द्वारा जिद करने पर जालसा की माता विसाती से नकली गहनों के रूप में चंद्रहार उसे दिला देती है। कहानी आगे बढ़ती है। दीनदयाल जो जालसा के पिताजी हैं, वो बाहर गए हुए थे शहर के अंदर, प्रयाग के अंदर, क्योंकि ये प्रयाग के गांव में रहते हैं कि प्रयाग इलाहाबाद में, वहां पर गए हुए थे। जब दीनदयाल वापस आते हैं तो हमेशा अपनी लड़की के लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं। लेकिन आप हैरत करेंगे कि एक पिता जब भी कहीं बाहर जाता है, शहर में या कहीं और घूमने के लिए या किसी काम से, तो अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्ची के लिए खिलौने नहीं लाता है। वो अपने बच्चे के लिए, जालसा के लिए सोने के, चांदी के आभूषण लाता है। इस कारण बचपन से ही जालसा को खिलौने आकर्षित नहीं करते हैं, उसे आभूषण आकर्षित करते हैं। हो सकता है कि मनोविज्ञान के हिसाब से देखें तो पिता को चिंता हो कि मुझे मेरी बेटी की शादी में कुछ गहने देने, आभूषण देने हैं, तो वो पैसे वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, खिलौने नहीं लाते, चंद्रहार वगैरह, गहने वगैरह लेकर आते हैं। और वो गहने उनकी पत्नी धारण करती है, पहनती है, और शादी के समय बच्ची को देना तय हो जाता है। ऐसे ही दीनदयाल एक बार जब बाहर गए
इधर तो जाफा ने बिसाती से नकली चंद्रहार लिया, इधर दीनदयाल जी प्रयाग गए हुए थे, वहां से जब वापस आते हैं तो अपनी पत्नी के लिए एक सोने का चंद्रहार लेकर आते हैं। ये चंद्रहार बहुत ज्यादा महंगा है, 600 रुपए के आसपास। जब जाफा अपने चंद्रहार को और अपनी माता मानकी के चंद्रहार को तुलनात्मक रूप से देखती है, तुलना करती है, तो असली तो असली होता है। जाफा को बहुत बुरा लगता है कि माता के पास सोने का असली चंद्रहार और मेरे पास नकली चंद्रहार है 1-2 रुपए का। जाफा जिद करती है, क्योंकि जिद्दी है। जाफा जिद करती है कि मुझे तो माता के जैसा, माँ के जैसा चंद्रहार चाहिए, अभी के अभी यही चंद्रहार चाहिए। माता पिता समझाते हैं अपनी बच्ची को, क्योंकि वो चंद्रहार उस बच्चे को दे नहीं सकते, जाफा को खोने का डर रहता है, और छोटी बच्ची आभूषण पहनती नहीं है, पहन के गांव में घूमना तो बिल्कुल भी मुश्किल संभव नहीं है। जाफा द्वारा जिद की जाती है, माता पिता द्वारा बरकस प्रयास किए जाते हैं समझाने के। आखिर में दीनदयाल और मानकी दोनों चतुराई से कार्य लेते हैं और उस बच्ची को समझाते हैं कि जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो उसका जो ससुराल पक्ष है, पीहर और ससुराल, पीहर लड़की का खुद का घर माना जाता है और ससुराल जहां पर लड़की की शादी की जाती है वो। तब माता मानकी और पिता दीनदयाल समझाते हैं जालफा को कि आप इसके लिए जिद न करें, क्योंकि जब भी विवाह होगा तब आपको चंद्रहार ससुराल पक्ष के द्वारा दिया जाएगा। माता पिता द्वारा अन्य गहने दिए जाते हैं लेकिन चंद्रहार नहीं दिया जाता। ये बात जालफा को समझ में आ जाती है कि चंद्रहार विवाह के समय दिया जाएगा, ससुराल पक्ष के द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए जालफा समझ जाती है, जिद करना बंद कर देती है, अपने नकली गहनों के साथ संतुष्ट है, असली की मांग नहीं करती। लेकिन अब जालफा दिन प्रतिदिन इंतजार करती है कि कब उसका विवाह हो और उसे चंद्रहार ससुराल पक्ष के द्वारा दिया जाए। ये नारी मनोविज्ञान है, उसमें वो अपना पूरा ध्यान, पूरी साधना लगा देती है कि कब उसकी आयु हो, कब विवाह हो और कब उसे चंद्रहार मिले। ये था हमारा दूसरा एपिसोड। अब हम पहले और दूसरे एपिसोड को पुनः क्लास खत्म होने से पहले रिवीजन के रूप में ले लेते हैं। अब अंक 1 और 2 दोनों को मिलाकर हमें कहानी याद करनी है। पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड को मिलाकर कहानी पढ़ते हुए हम देखते हैं कि कहानी का वातावरण आधारित है प्रयाग में, और प्रयाग स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रयाग के ही एक गांव में दीनदयाल जी रहते हैं। दीनदयाल अपने परिवार के मुखिया हैं, उनकी पत्नी का नाम है मानकी। दीनदयाल एक जमींदार के यहाँ पर मुंशी का काम करते हैं, हिसाब किताब करने का काम, जिसे कहा जाएगा मुक्ता का काम करना। दीनदयाल जी अपने कार्य के समय कुछ बेईमानियां करते हैं, पैसा ब्याज में देना, थोड़ा ज्यादा वसूल कर देना, खेती बाड़ी से जो इनकम हुई उसमें कुछ हेरफेर कर देना, अर्थात गबन कर देना। और इसी बेईमानी के कारण इनकी पत्नी मानकी को 3 पुत्र रत्न जन्म लेने के उपरांत भी जीवित नहीं रहते, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। काफी मिन्नतें करने के उपरांत, देवताओं के द्वार पर जाने पर, मंदिरों में फूल चढ़ाने पर, बहुत समय निकल जाने के उपरांत इनकी एक लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है जानकी। अभी संक्षिप्त परिवार का परिचय कि दीनदयाल है, मानकी है और इनकी लड़की है जालफा। दीनदयाल पिता, माता मानकी, इकलौती लड़की जालफा। न आगे न पीछे, जालफा इकलौती है अपने घर में। इसके लिए ऐश्वर्य की जिंदगी जीती है, राजकोट में जीती है, श्रेणियों से गिरी रहती है, नौकर चाकर आगे पीछे घुमा करते हैं, सभी सुख साधन जालफा के लिए तैयार है। इसके कारण जालफा पर जिद्दी भी हो जाती है। एक बार जालफा अपनी सहेलियों के साथ, राधा बसंती शहजादी के साथ सावन के महीने में झूला झूलने का उत्सव कर रहे थे बगीचे के अंदर। वहां पर एक नकली सामान बेचने आया बिसाती। जब ये बिसाती में सामान बेचने के लिए आता है तो हम देखते हैं कि जालफा
उन नकली गहनों से आकर्षित हो जाती है और निशाती को अपने घर ले जाकर अपनी माता मानकी से जिद करते हुए कहती है कि उसे वो नकली चंद्रहार चाहिए। माता मानकी अपनी पुत्री की बात मानकर उसे नकली चंद्रहार दिला देती है। नकली चंद्रहार जालसा लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब दीनदयाल जी अपनी पत्नी के लिए असली चंद्रहार लेकर आते हैं तो जालसा उनसे तुलना करने लग जाती है कि मेरा चंद्रहार तो बहुत सस्ता है, नकली है, इनका चंद्रहार असली है, महंगा है, मुझे तो ऐसा कैसा चाहिए, मालूम नहीं क्या। जालसा के द्वारा जिद करने पर पिताजी के द्वारा समझाया जाता है कि जब आपका विवाह होगा तब ससुराल पक्ष के द्वारा चंद्रहार दिया जाएगा। अब जालसा इंतजार करती है कि कब उसका विवाह हो, कब उसे चंद्रहार मिले। अर्थात जालसा को विवाह की उत्सुकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसे उत्सुकता है कि उसे कब चंद्रहार मिले, और चंद्रहार कब मिलेगा, जब जालसा का विवाह होगा। जालसा को खिलौनों से, किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो पूर्ण रूपेण से अपनी माता के हिसाब से, घर के वातावरण के हिसाब से बन चुकी है आभूषण प्रेमी। और पहले और दूसरी कहानी, पहले और दूसरे अंक का निष्कर्ष निकालते हुए हम देखते हैं कि दीनदयाल मानकी जालसा प्रयाग के एक गांव से ताल्लुकात रखते हैं। दीनदयाल की एक ही पुत्री है, इकलौती लड़की है जालसा और उसकी माताजी दोनों आभूषण प्रेमी हैं। और जब दीनदयाल अपनी पत्नी के लिए चंद्रहार लेकर आते हैं तो जालसा द्वारा जिद करने पर उसे समझाया जाता है कि जब उसका विवाह होगा तब चंद्रहार ससुराल पक्ष के द्वारा दिया जाएगा। पहला और दूसरा अंक यहीं पर, आगे हम तीसरा अंक लेते हैं अगली क्लास के अंदर, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।